बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा सारे ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਤਾਉਣੀ ਹੈ ठीक ठाक होंगे प्रोग्राम लेके हाजिर है इमिग्रेशन सच विद मनदीप। और हर बारी चर्चा मेरे नाल मेरा साथ देंगे ने वसनों वसिष्ठ प्रदीप जी स्वागत करते हैं जी बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल। थैंक यू। सत श्री अकाल। ठीक ठाक हो जी? बहुत बढ़िया जी। सो ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹਤਾ ਜੋੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਬੁਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। जी मनदीप, आपने एक बड़ा हॉट टॉपिक लिया आज और मैं चाहूंगा कि अगले 10-15 मिनट इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि ये आपके लिए है। देखिए यहाँ दो टाइप से स्टूडेंट है, मतलब यहाँ डिपेंडेंट की हम बात कर रहे हैं। एक तो डिपेंडेंट जो साथ चला जाता है, स्टूडेंट है स्टूडेंट के साथ उसका डिपेंडेंट ठीक है साथ चला गया। अब एक दूसरी कैटेगरी भी है जिसमें उसका डिपेंडेंट साथ नहीं जा पाता। कौन कौन सी कंडीशंस हैं? जैसे कि जैसे सबको पता है कि मास्टर्स में स्पाउस वीजा है, इवन के कहीं हाई कमीशन ने कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन ठीक है कि भी पॉजिटिविटी के लिए और हाई वीजा सक्सेस रेट के लिए और जेन्युइन एप्लीकेंट को वो बुलाने के लिए कोशिश करते हैं कि मैरिज मास्टर्स में ही लें मैरिड केस। तो अब मैरिड मास्टर्स में भी 2-3 बातें आती हैं। एक तो वो बोलते हैं कि भी स्टूडेंट जो मेन एप्लीकेंट है वो ग्रेजुएट है तो स्पाउस भी उसका जो डिपेंडेंट है वो भी ग्रेजुएट है, वो तो चलो साथ चले गए। और ये मैरिज भी 1 year old होनी चाहिए। ये कहीं वैसे हाई कमीशन ने कहीं वेबसाइट पे लिखा हुआ लेकिन हाईली रिकमेंडेशन है यूनिवर्सिटी को कि ऐसे ही एप्लीकेंट उन्होंने लेने हैं। तो वो तो चलो साथ चले गए, बट जो स्टूडेंट मैरिड तो है लेकिन उसका जो डिपेंडेंट है वो ग्रेजुएट नहीं है। ठीक है। और तो इस कंडीशंस में क्या होता है, स्टूडेंट पहले जाता है उसका जो डिपेंडेंट वो बाद में जाता है। ठीक है। दूसरी कैटेगरी आती है कि स्टूडेंट चला गया लेकिन उसका जो डिपेंडेंट है वो इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि मैरिज 1 year old नहीं है। 1 year old नहीं है, राइट। दूसरी कैटेगरी होगी। तीसरी कैटेगरी बनती है कि स्टूडेंट अनमैरिड था वो चला गया। ठीक है। जाने के बाद वो इंडिया आया, उसने दोबारा शादी कर ली, उसने शादी कर ली दोबारा, मीन्स उसने शादी कर ली, उसने शादी कर ली, इंडिया दोबारा आया लेकिन ब्याह कर लिया। हाँ। अब मेन एप्लीकेंट चला गया, अब डिपेंडेंट जो उसका है वो लेटर ज्वाइन कर रहा है। तो इन तीनों कंडीशंस में उसका डिपेंडेंट मेन एप्लीकेंट को लेटर ज्वाइन करता है। ठीक है। इस कैटेगरी को बोलते हैं सब्सिक्वेंट इंट्रेंट। ठीक है। सब्सिक्वेंट इंट्रेंट इस कैटेगरी ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਬਾਅਦ ਚ ਲੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਐਸੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ कैटेगरी ਦੇ तहत डेफिनेटली जिसमें मेन एप्लीकेंट चला गया उसका डिपेंडेंट लेटर ज्वाइन कर रहा है, पहुंचना है उन्हें। जी जी। जो मेन एप्लीकेंट चला गया उसके बाद उसका डिपेंडेंट जा रहा है जो बाद में ज्वाइन कर रहा है मेन एप्लीकेंट को, दैट इज कॉल्ड सबसिक्वेंट इंट्रेंट। ओके सर, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੁੰਦਾ? डेफिनेटली। देखिए जो स्टूडेंट के साथ जा रहा है वो एक अलग चीज है। ठीक है। जो लेटर ज्वाइन करता है उसमें डॉक्यूमेंटेशन ऑस्ट्रेलिया से कुछ चाहिए, इंडिया से भी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडीशंस में हम सब्सिक्वेंट इंटेंट की बात करेंगे इस शो में, जिसमें उसका डिपेंडेंट लेटर ज्वाइन करता है स्टूडेंट को ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे पहली बात तो मेन एप्लीकेंट से कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए क्योंकि स्टूडेंट ऑलरेडी जा चुका है तो माइट भी उसने पढ़ते हुए कितना टाइम हो गया इस बात का पता नहीं है। ठीक है। तो हमें पहले ये देखना है कि उसके डिपेंडेंट की जो उसका मेन एप्लीकेंट है, मेन एप्लीकेंट की कितनी स्टडी बची हुई है। ओके। तो जितनी स्टडी उसकी बची हुई है, मान लो कि वो 2 साल का प्रोग्राम था, 2 साल के प्रोग्राम में उसकी 1 year की स्टडी कंप्लीट होगी, 1 year रह गया। तो हमें 1 year की ट्यूशन फीस, 1 year की लिविंग कोस्ट और रिटर्न एयर फेयर मेन एप्लीकेंट का दिखाना है। ठीक है। साथ साथ में जो उसका सब्सिक्वेंट इंट्रेंट है, जो उसका डिपेंडेंट है, जो ज्वाइन कर रहा है, उसमें उसका उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड हो सकता है, उसके बच्चे भी हो सकते हैं, तो उनके भी फंड्स दिखाने हैं। ओके। सारे अलग-अलग जी जी उनके फंड्स बनेंगे, जैसे कि स्पाउस के 7362 $7,362 और उसके क्या नाम है
जो रिटर्न एयर फेयर है $2000, जो उसका अगर कोई बेबी है वो साथ जा रहा है तो 3152, और उसका $2000 उसका क्या नाम है रिटर्न एयर फेयर। अगर बेबी 5 साल या 5 साल से ज्यादा है तो $8296, $8296 उसके हमें स्कूल कोर्स भी दिखानी है। ठीक है, फर्स्ट चीज तो ये है। ठीक है, सपोज करो उसकी पढ़ाई बचती है 6 महीने की, 1.5 साल की स्टडी कंप्लीट होगी मास्टर्स में, 6 महीने की पढ़ाई, तो अगले 6 महीने की ट्यूशन फीस, अगले 6 महीने की लिविंग कॉस्ट, ठीक है, और रिटर्न एयर फेयर दिखाना है। ओके, मतलब मैक्सिमम 1 ईयर की ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट, रिटर्न एयर फेयर, उससे लेस की अगर उसकी ट्यूशन उसकी पढ़ाई बचती है तो जितनी ड्यूरेशन की उसकी पढ़ाई बचती है लेस, ठीक है, 6 महीने की, 4 महीने की, 8 महीने की, 10 महीने की, जो भी बची हुई है पढ़ाई, उतनी उसकी ट्यूशन फीस, उतने ही टाइम की उसकी लिविंग कॉस्ट, क्योंकि जो ये लिविंग कॉस्ट है मेन एप्लीकेंट की $21,041 है। सपोज करो उसकी अब 10 महीने की पढ़ाई बचती है तो $21,041 को डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 1 महीने की निकल जाएगी, इनटू जितने मंथ बचते हैं उतने मंथ से हम मल्टीप्लाई करके उतने डॉलर दिखाने पड़ेंगे, प्लस में उसकी लिविंग कॉस्ट। ये तो हो गया जी लिविंग कॉस्ट का मेन एप्लीकेंट का। साथ साथ में उसका जो डिपेंडेंट है उसके बारे में मैंने बताया 7362 प्लस में $2000, अगर बेबी कोई साथ है तो 3152 प्लस $2000, अगर बेबी 5 साल या इससे बड़ा है तो उसकी $8296 उसकी स्कूल कॉस्ट पहला डॉक्यूमेंट। जी जी, पहला कागज। दूसरी बात, ये पैसे होने चाहिए 3 मंथ ओल्ड। अच्छा, या अगर सोर्स, जी जी, अगर ये सोर्स के साथ है तो नए भी चल जाएंगे। ठीक है, कोशिश करें हाई वीजा सक्सेस रेट के लिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पुराने पैसे हों, नहीं करंट है तो विद सोर्स होने चाहिए। ठीक है, अगर कई बार तो ऐसा भी देखा है कि करंट के पैसे हैं, सोर्स भी नहीं है, तब भी फाइल लगी तो वीजा आ गया। टोटली डिपेंड करता है कि और पैरामीटर्स अगर मैच करते हैं तो वहां भी वीजा आता है। हाई कमीशन बोलती है कि रियली एक्सेसिबल फंड्स होने चाहिए। ठीक है, तो आपको फंड दिखाने पड़ेंगे क्योंकि मेन एप्लीकेंट जा चुका है तब भी उसकी फीस, उसकी ट्यूशन फीस, उसकी लिविंग कॉस्ट, रिटर्न एयर फेयर दिखाना है, साथ साथ में उसके डिपेंडेंट की लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयर फेयर दिखाना है। ये बात आप पहले समझ नोट करनी पड़ेगी। फंड्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰੈਡੀ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। अब अगला डॉक्यूमेंट, हाँ जी, राइट, 919 फॉर्म है। ओके, 919 नॉमिनेशन ऑफ स्टूडेंट डिपेंडेंट। अच्छा, ये फॉर्म वहां से फिल होके आएगा जिसमें मेन एप्लीकेंट के सिग्नेचर होंगे, उसमें उसकी वीजा की डिटेल होगी, सारी उसके कौन सा कोर्स कर रहा है सब डिटेल्स, उनका एड्रेस, सारी चीजें इसमें आएंगी। 919 फॉर्म भी मेन एप्लीकेंट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से चाहिए। ठीक है, अगला डॉक्यूमेंट ऑस्ट्रेलिया से जो पढ़ाई कर रहा है बच्चा, उसकी सीओई। ठीक है, ठीक है, अगर जितने भी उसने सेमेस्टर पास कर लिए हैं उसकी मार्कशीट। ओके, इसके अलावा वो जहां रह रहा है अकोमोडेशन का प्रूफ। ठीक है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट वहां से हमें चाहिए, जरूरी है। साथ में उनकी ईमेल आईडी और ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारी चीजें चाहिए। अब बात करते हैं इंडिया से, जो सब्सिक्वेंट एंट्रेंट है उसके भी डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे फंड की बात तो हम कर चुके हैं, फंड चाहिए। ठीक है, जी जी, इसमें अगर बच्चा एजुकेशन लोन लेके गया है तो ध्यान रखना कि एजुकेशन लोन सैंक्शन लेटर जो लगा था वो भी हमें चाहिए। अच्छा, ठीक है, इसके अलावा एफडी है, सेविंग है, जिस भी मोड में पैसा है वो दिखाना है। तो यहाँ जो डिपेंडेंट बैठे हैं उसके अकाउंट में हो, उसके पेरेंट्स के अकाउंट में हो, वो भी हम मतलब चला देंगे। और 3 महीने पुराने या उससे ज्यादा पुराने पैसे हो या सोर्स के साथ पैसे होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिपेंडेंट है वो कर क्या रहा है, ठीक है, उसके ऑक्यूपेशन के डॉक्यूमेंट, जी जी, वो क्या कर रहा है। अगर कोई जॉब कर रहा है तो जॉब के डॉक्यूमेंट, जिसमें उसकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन, उसमें जीएसटी नंबर, करंट अकाउंट स्टेटमेंट, उसके बिल्स, उसमें क्या नाम है अपना, क्या नाम है ITRs, अच्छा, करंट अकाउंट स्टेटमेंट, उसका विजिटिंग कार्ड, उसका लेटर हेड, जो भी डॉक्यूमेंट है बिजनेस के वो सारे डॉक्यूमेंट। साथ साथ में अगर कोई जॉब कर रहा है चाहे वो प्राइवेट है, ठीक है, तो अपॉइंटमेंट लेटर, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फॉर्म 16 या ITR, विजिटिंग कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर कोई मान लो एग्रीकल्चरिस्ट है तो एग्रीकल्चर के डॉक्यूमेंट जिसमें तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट, ये ITR, प्लस में फर्ज जमाबंदी और लास्ट 2 सीजन के जे फॉर्म, ये सारे डॉक्यूमेंट जो डिपेंडेंट है उसके चाहिए। साथ साथ में उसको अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है, उसके मम्मी पापा या कोई और भी स्पॉन्सर कर रहा है तो उसके एज पर देयर प्रोफेशन जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी बताए वो डॉक्यूमेंट होने जरूरी है, वो जरूरी है। ठीक है, अच्छा सर, प्रोसेसिंग टाइम किन्ने दिनों दा हैगा और किन्ने टाइम बाद जेड़ा एप्लीकेंट चला गया उत्थे ओनू एक राइट टाइम केड़ा है, कदों अपने पार्टनर नू अप्लाई करने बारे सोचना चाहिए कि वीजा सक्सेस रेट थोड़ा पॉजिटिव रहे? देखिए, मैं तो चाहूंगा कि एक सेमेस्टर कम से कम कंप्लीट हो उसके बाद, ठीक है, अदरवाइज आप
मेन एप्लीकेंट जब चला गया उसके बाद आप कभी भी क्या नाम है सब्सिक्वेंट एंट्रेंट के लिए फाइल डाल सकते हो। उसमें 919 फॉर्म वहां से प्लस में जो रेस्ट डॉक्यूमेंट बताए हैं वो आने चाहिए। बट एक पॉजिटिव आउटकम अगर आपने देखना है तो यहाँ पे आप एक सेमेस्टर के बाद अप्लाई करें। साथ साथ में मैं यहाँ पे एक सजेशन और देना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेन एप्लीकेंट है वहां जाके यूनिवर्सिटी चेंज कर लेते हैं। अगर यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं हाई कमीशन को ये सारी बातों का पता है, तो सब्सिक्वेंट एंट्रेंट के पॉजिटिव रिजल्ट्स पे बहुत असर पड़ता है। एम्बेसी मानती है कि बच्चे ने वहां जाते ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज कर ली, किसी छोटे प्रोग्राम में एडमिशन लिया, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हर एक मेन एप्लीकेंट से कि भाई अगर आप जा रहे हैं और बाद में आप अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हैं, अपने डिपेंडेंट को बुलाना चाहते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज चेंज ना करें। जिस कोर्स में आप गए हैं उस कोर्स में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। अगर आपने कोर्स चेंज कर लिया, लो ग्रेड प्रोफाइल आप हो गए हैं, तो डेफिनेटली इसका असर आपके सब्सिक्वेंट एंट्रेंट आपके डिपेंडेंट पे पड़ेगा, उनका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। सेकेंडली, जो टाइम प्रोसेसिंग की आपने बात करी है, तो ये डिपेंड करता है टोटली हाई कमीशन पे, लेकिन 6 मंथ से लेके 8 मंथ 10 मंथ तक अप्लाई कर देना। नहीं, रिजल्ट्स आने में लग जाता अच्छा, है। इतना अप्लाई करने का तो मैं बता चुका हूँ कि एक सेमेस्टर के बाद अप्लाई कर दो या जाते भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट्स आने में 6 महीने से 12 महीने लग सकते हैं। ओके, सो इंतजार करना ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਐਂਟਰੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਪਲਸ ਨੇ 1 ईयर 2 टाइम ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬਾਹ ਫੜੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ मौका नहीं ਦਿੰਦਾ। देखिए, हम ऐसे स्टूडेंट्स का वेलकम जरूर करना चाहेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रीवियस फाइल की फोटोकॉपी लेके जरूर आएं। प्रीवियस फाइल की फोटोकॉपी का मतलब ये है कि जब आपने एज ए सब्सिक्वेंट एंट्रेंट फाइल लगाई है, तो जो डॉक्यूमेंट लगे हैं फाइल एम्बेसी में लगे हैं, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। उन डॉक्यूमेंट के बेस पे हम आगे आपकी फाइल प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट लगाया है तो सॉरी, मैं आपका केस हैंडल नहीं कर पाऊंगा। यस, अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट फेक नहीं है बट आपका रिफ्यूजल आ गया है, नो वरी, आप वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में नियरेस्ट ब्रांच में आप विजिट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पैनल में मारा भी है, मेलबर्न में मेरा ऑफिस है। ऐसे केस को हम रूट करते हैं मारा के थ्रू। ठीक है, सो होर की गाइड करोगे जाते जाते साडी ऑडियंस ਨੂੰ? मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप डिपेंडेंट जाना चाहते हैं, चाहे आप साथ जा रहे हैं या आप लेटर जा रहे हैं, तो आप अपने जो मेन एप्लीकेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं, मेन एप्लीकेंट आप जा रहा है, तो मेल एप्लीकेंट के लिए यही है कि भाई वो अपने एजुकेशन प्रोवाइडर को चेंज ना करे और पढ़ाई को कंटिन्यू करें, फेल ना हो। क्योंकि अगर आप फेल होते हैं या आपने एजुकेशन प्रोवाइडर चेंज किया तो आपके डिपेंडेंट की फाइल पे बहुत असर पड़ेगा। साथ साथ में मैं डिपेंडेंट को भी यही चीज बोलना चाहूंगा कि उसके पास फंड जेन्युइन होने चाहिए और आपकी जो रिलेशनशिप है वो जेन्युइन होनी चाहिए। साथ साथ में आपकी इंटेंशन वहां सेटल होने की नहीं होनी चाहिए। आप फाइनेंशियल साउंड होने चाहिए, आपके पास और आपकी फैमिली के पास जो फंड्स हैं वो होने चाहिए, एनुअल इनकम अच्छी होनी चाहिए। साथ साथ में आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए कि यू आर गोइंग ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज, और आप एज ए डिपेंडेंट वहां जा रहे हैं अपने मेन एप्लीकेंट के साथ या मेन एप्लीकेंट को बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, तो सर्विस ले जा रहे हैं कि आपका मेन एप्लीकेंट जब तक पढ़ाई करेगा तब तक आप वहां पे हैं, उसके बाद यू विल कम बैक टू इंडिया। ठीक है, सो थैंक यू सर ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਐਂਟਰੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ कमेंट करके या कॉल करके तुसी अपना सवाल सानू पूछ सकते हो। फिर तो हाजिर होना, रखो ध्यान, धन्यवाद जी, सत श्री अकाल।